हेलो क्लास 10th। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। ये 7th क्लास में आप ना 7th में पढ़ चुके हो, 8 में पढ़ा है आपने। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है तो आप उसे क्या उपचार सुझाएंगे। अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो क्या लेते हो हम? एंटा एसिड लेते हैं। इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन क्या देंगे आप इनमें से आप वो देंगे जो कि अम्लता को खत्म करे, यानी कि क्षारक करेगा। यहाँ पर आप क्या देंगे? ये दोनों अम्लीय है लेकिन बेकिंग सोडा क्या है? क्षारीय है, तो आप बेकिंग सोडा देंगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप ये ध्यान रखेंगे कि अम्लीयता अगर हुई है तो आप क्षारीय चीज देंगे जिससे वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर सकें, है ना। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा, ठीक है। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। कैसे की थी? आपने पिछली क्लासेस में क्या किया था? लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया था। हमने कुछ नेचुरल लिटमस पत्र भी पढ़े थे, है ना, यानी कि प्राकृतिक सूचक भी पढ़े थे, और कुछ हमने बातें करी थी मानव निर्मित सूचक की भी। चलिए इन्हें देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करते हैं? लाल। इसको याद करने का बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अनिल, ठीक है। अनिल एसिड जो हम अम्ल कह रहे हैं, ठीक है, और एल लाल। तो अम्ल क्या करता है? किसी भी लिटमस पत्र को, जो नीला लिटमस पत्र है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। एसिड, अम्ल, नीले, एन फॉर नीला, ठीक है। नीला जो लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है, ठीक। इसका अपोजिट हम कर लेंगे कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है। अनिल एसिड अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका अपोजिट कर देंगे हम, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। ऐसे करके हम बिना किसी चीज को टेस्ट करे, खट्टा है या कड़वा, ये बिना टेस्ट करे हम बता सकते हैं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। कभी आपने देखा है कि कपड़ों में अगर हल्दी लग जाती है, उन कपड़ों को जब आप धोने डालते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल में बदलता है। और साबुन क्या है? क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए वो पीले को लाल में बदल रहा है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो हल्दी है, लिटमस है, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़े जाते हैं तब इनका रंग भूरा लाल सा हो जाता है, लेकिन कपड़ों को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग के हो जाते हैं। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए कुछ संश्लेषित सूचक भी हैं, सिंथेटिक जिन्हें हम कहते हैं या मानव निर्मित कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज, याद रखना है आपने कुछ संश्लेषित सूचकों का नाम भी। हल्दी और हमने लिटमस पत्र जो पढ़ा, लिटमस पत्र लिटमस से मिलता है, वो प्राकृतिक सूचक हैं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज, फिनफ्थलीन इनका प्रयोग किया जाता है। आगे की क्लासेस में आप देखेंगे इनको हम टाइट्रेशंस में यूज करते हैं, 11th-12th क्लास में आप करेंगे इसे। तो ये क्या है, हमारे सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर या संश्लेषित सूचक हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर घर में किसी को एसिडिटी हो गई तो आप क्या देंगे, तो हमने बोला हम एंटासिड देंगे। एंटासिड क्या होगा, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, तभी वो अम्लीय प्रवृत्ति के जो प्रभाव है उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक दूसरे को प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। साथ में दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकलता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंसिया, पिट्यूनिया, जिरेनियम जैसे फूल की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों आगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। हम जब प्रयोग करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, विलयन का नमूना लिया है, लाल लिटमस विलयन लिया है, नीला लिटमस विलयन, और हमने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी लिए हैं। ये आप प्रयोगशाला में करेंगे। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारक। इनके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो गंध से अम्लीयता या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। इन्हें गंध सूचक कहते हैं। ठीक है, वेनिला, प्याज, लौंग के तेल किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इन्हें गंधीय सूचक, वेनिला, प्याज, लौंग के तेलों को गंधीय सूचक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों को समझने के लिए आइए अन्य हम आगे के क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ के क्रियाकलाप में आप देख रहे हैं दानेदार जिंक के टुकड़े। जिंक क्या है, धातु के साथ तनु सल्फ्यूरिक। तनु सल्फ्यूरिक क्या है, एसिड, अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। यानी कि जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, अभिक्रिया लिखने को आती है, कई बार पूछा जाता है तो धातु की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निर्मित होती है, कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी तो क्या होगा, तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखिए हमने दानेदार जिंक के टुकड़े लिए हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है हमने, ठीक है, परख नली में, और हमने एक इससे प्रवाह नली हमने इससे जोड़ दी है। ठीक है, और एक टब में हमने साबुन का विलयन बना लिया है। तो ये जो प्रवाह नली है, जब ये रिएक्शन हो रही है जिंक और अम्ल की, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो ये इस तरह से बाहर आएगी। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकलेंगे। और हमने अगर मोमबत्ती यहाँ पर रखी है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, दहन करती है,
तो हमने यहाँ पर मोमबत्ती रखी है तो हमें फटफट की आवाज आएगी। ये बताती है कि हाइड्रोजन गैस हमारी इस अभिक्रिया से निर्मित हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, आपको याद रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, धातु वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल व धातु की अभिक्रिया से लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, याद रखना है आपको। तो जिंक हमने दानेदार जस्ता लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है तो ZnSO4 बन रहा है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल वे अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया इस प्रकार होती है, अम्ल प्लस धातु लवण व हाइड्रोजन गैस। तो क्या लवण बनाया है? जिंक सल्फेट लवण बनाया है, वो हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ जब हो रही है, ये क्या है? क्षार है। यहाँ हमने अम्ल देखा था, क्षार के साथ जब हो रही है सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी पुनः जब क्षार के साथ भी अभिक्रिया हो रही है, पुनः हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्या करेंगे? धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करेंगे। तो मतलब ये आपको जो छोटे छोटी ये दे रखी है कि किस प्रकार हम अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, ये आपको याद कर लेनी है। जैसे पहले अभी हमने देखा कि धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो लवण का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसी तरह ये भी, तो ताकि आगे आपको अभिक्रिया जब आप लिख रहे हैं आपको कोई परेशानी ना हो, कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है धातु चाहे कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन सी गैस दे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। लवण का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में जल भी दे रही है। ठीक है, देख लेते हैं एक हम अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर एक ये अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूने के पानी का सूत्र है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं चूने के पानी में। तो क्या बनता है? एक श्वेत अवशेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो संगमरमर का सूत्र भी हम पहले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, और जल का निर्माण होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अत्यधिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है? ये जल में विलयशील आपको पदार्थ दे रहे हैं। ठीक है, ये निर्माण हो रहा है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारी आगे हम करेंगे अम्ल एवं क्षारक की परस्पर कैसे अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अम्ल और क्षारक जब भी अभिक्रिया करते हैं उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और किस चीज का निर्माण होता है? लवण व जल का। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्षार है, और HCl लिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल ले लिया हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बना है और जल का निर्माण। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। ठीक है, और हमारा जल का निर्माण हुआ है। क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और NaCl क्या है? लवण, जल का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? उदाहरण दे दिया है और इसी उदाहरण को क्षारक लिख दिया। कोई भी क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं, इसके अलावा भी कोई क्षारक होगा तो हम उसे भी इस तरह से लिख सकते हैं, क्षारक प्लस कोई भी एसिड,
अम्ल हमने ले लिया, जरूरी नहीं कि हर बार हम HCl ही लेंगे। क्या बनाएगा? लवण, नमक, ठीक है, लवण बनाएगा, वो जल का निर्माण करेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील रहित हो जाएगा एवं कॉपर डाइऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग, ये हमने क्या किया? धात्विक ऑक्साइड की हमने एक अभिक्रिया करी है, उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण व जल बना रहा है। ठीक है, इसी के बारे में हम देख रहे थे कि आगे हम पढ़ रहे थे। धातु ऑक्साइड कोई भी होगा वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाएगा। हमने आगे पहले पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो लवण और जल मिला बनते हैं। यानी कि धातु ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है? वो क्षार की तरह। धातु ऑक्साइड किस तरह अपना व्यवहार दिखा रहा है? एक क्षार की तरह। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल को अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड भी हम उन्हें कह सकते हैं। धातु ऑक्साइड को आपको याद रखना है, क्षारीय भी कह सकते हैं हम, क्षारीय ऑक्साइड धातु को। ठीक है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम क्या देखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक है, कार्बन ऑक्साइड है। क्षारक कार्बन, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ठीक है, क्योंकि यही हो रहा है, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है, धातु ऑक्साइड को हम क्षारकीय कह सकते हैं। वैसे अधात्विक ऑक्साइड है जब, है ना, अधात्विक ऑक्साइड है जब वो क्षार यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, वो लवण व जल का निर्माण। यहाँ पर हम अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति को कैसा बता सकते हैं? अम्लीय। तो हमें याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में।